हाँ बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा था राउल्ट का नियम, अब आज हमारा नया टॉपिक आ रहा है स्थिर क्वाती मिश्रण। अब हम स्थिर क्वाती मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवों के संगठन को प्रभावित किए बिना ही वो ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवों के संगठन को प्रभावित किए बिना ही वो मिश्रण एक निश्चित ताप पर, मिश्रण को हम विलेन भी कह सकते हैं, वो मिश्रण एक निश्चित ताप पर क्या हो जाता है? आश्रित हो जाता है। उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? स्थिर क्वाती मिश्रण कहते हैं। जिस मिश्रण में उसके जो अवयव है, जैसे सपोज करो नमक का जले विलेन है, कोई भी एल्कोहल का जले विलेन है। अब ये मिश्रण हो गया एल्कोहल का जले विलेन, तो इसको जब हम आश्रित करते हैं तो न तो एल्कोहल का संगठन परिवर्तित होगा और न ही जल का संगठन परिवर्तित होगा। ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवों के संगठन को परिवर्तित किए बिना ही वो एक निश्चित ताप पर क्या हो जाता है? आश्रित हो जाता है। उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? स्थिर क्वाती मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर क्वाती। आश्रित यानी वो एक निश्चित ताप पर क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है। उस मिश्रण को हम क्या कहेंगे? स्थिर क्वाती मिश्रण कहते हैं। स्थिर क्वाती मिश्रण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। नंबर जो पहला मिश्रण होता है निम्न क्वथनांकी या उच्च वाष्प दाबी स्थिर क्वाती मिश्रण, और दूसरा बच्चों जो होता है उच्च क्वथनांकी या निम्न वाष्प दाबी स्थिर क्वाती मिश्रण। तो बच्चों जो स्थिर क्वाती मिश्रण होता है इसके बारे में एक और बता देता हूं। इन मिश्रणों में वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था दोनों में संगठन क्या होता है? एक समान होता है। ना तो इनका आयनन होता, न इनका क्या होता? संगुणन होता है। इनका संगठन क्या होता है? एक समान होता है। ये मिश्रण एक निश्चित ताप पर ही क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। और जब ये आश्रित होते हैं तो न द्रव अवस्था में भी इनका संगठन समान होगा और वाष्प अवस्था में भी क्या होगा? समान होगा। उस मिश्रण को हमने क्या नाम दिया? स्थिर क्वाती मिश्रण, जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन क्या हो? समान हो और जो एक निश्चित टेम्परेचर पर, एक निश्चित ताप पर क्या हो जाते हैं? वो आश्रित हो जाते हैं। इन मिश्रण को हमने क्या बोला? स्थिर क्वाती मिश्रण। स्थिर क्वाती मिश्रण को हमने कितने भागों में डिवाइडेशन करा? दो भागों में। निम्न क्वथनांकी जिसका ताप क्या होगा? निम्न होगा, और एक दूसरा है उच्च क्वथनांकी। अब बच्चों देखो, निम्न क्वथनांकी, जो निम्न क्वथनांकी स्थिर क्वाती मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक उसके अवयवों के क्वथनांक से क्या होता है? कम होता है। उस मिश्रण को हम क्या कहेंगे? निम्न क्वथनांकी। अब जब अगर क्वथनांक, निम्न क्वथनांकी स्थिर क्वाती मिश्रण, जब क्वथनांक कम है, किसी भी विलेन का अगर क्वथनांक कम है तो वो कम ताप पर ही क्या होगा? उबल जाएगा, यानी उसकी भाप क्या होगी? ज्यादा बनेगी। जब भाप ज्यादा बनेगी, वाष्प ज्यादा बनेगी, तो वाष्प दाब भी तो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो फिर उसको हम इसलिए क्या कहते हैं? उच्च वाष्प दाबी स्थिर क्वाती मिश्रण भी कहते हैं। यानी जिनका क्वथनांक क्या होता है? कम होता है, उनकी वाष्प क्या होती है? हमेशा ज्यादा बनती है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? उच्च वाष्प दाबी क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, 95% एल्कोहल का, एथेनॉल का, अभी मैं और ज्यादा समझा, एथेनॉल का जले विलेन, कौन सा विलेन है? 95% एथेनॉल का जले विलेन। यानी इसका मतलब क्या हुआ? 95% तो इसमें क्या है? एथेनॉल है, और 5% इसके अंदर क्या है? जल है। अब हम जानते हैं एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है, ये एथेनॉल का क्वथनांक होता है 351.3 होता है। कितने केल्विन होता है? कितने पर उबलता है एथेनॉल? 351.3 केल्विन ताप पर। और जल का क्वथनांक तुम जानते हो, जल का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन, क्योंकि 273 उसमें और क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो केल्विन में लिखेंगे तो हम जानते हैं 273 प्लस 373 केल्विन।
आगे और एथेनॉल का जो सॉरी ये होता है हमारे पास 351.3 केल्विन और ये कितना होता है 373 200 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 कितना हो जाएगा 373, यानी जो जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है 373। और एथेनॉल का क्वथनांक होना चाहिए अपने पास, थोड़ा सा मिस्टेक कितना होता है ये 351 एथेनॉल का क्वथनांक। और अब इसका जो विलेन बना, देखो बच्चों ये विलेन क्या होता है 351.1 केल्विन पर क्या हो जाता है आश्रित हो जाता है। कितने पर 351.1 केल्विन। तो मैंने क्या बताया था निम्न क्वथनांक मिश्रण, यानी ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक उसके अवयवों के क्वथनांक से कम होता है। अवयवों का क्वथनांक देखो, एक का तो 351 है, एक का क्या है 373 है, तो इसका क्वथनांक विलेन का जो क्वथनांक आएगा 95% एथेनॉल के जलीय विलेन का क्वथनांक कितना आ रहा है हमारे पास 351.1 केल्विन, यानी इसके अवयवों के क्वथनांक से क्या आ रहा है कम आ रहा है। इसलिए इस मिश्रण को हम क्या कहेंगे निम्न क्वथनांकी मिश्रण। नाम से स्पष्ट है, जिसका क्वथनांक उसके अवयव के क्वथनांक से क्या होता है कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं निम्न क्वथनांकी मिश्रण। और जिस पदार्थ का भी क्वथनांक कम होता है बच्चों, तो उसमें हमेशा भाप क्या होगी ज्यादा बनेगी, यानी उसकी वाष्प हमेशा क्या होती है ज्यादा होती है। तो फिर इसका वाष्प दाब भी क्या होगा ज्यादा होगा। निम्न क्वथनांक वाले मिश्रणों का हमेशा वाष्प दाब क्या होता है ज्यादा होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया देखो उच्च वाष्प दाबी स्थिर क्वाथी मिश्रण हो गया। जिसका मैंने एग्जांपल बताया आपको कि 95% एथेनॉल का जलीय विलेन कौन सा मिश्रण कहलाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण, क्योंकि इसमें 95% एथेनॉल जलीय विलेन में एक तो एथेनॉल है और दूसरा क्या है जल है। हम जानते हैं एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है 351.3 होता है और जल का जो क्वथनांक होता है वो हमने कितना माना 373 केल्विन होता है। लेकिन जब इनका जो विलेन होता है, इस विलेन को अगर हम उबालते हैं तो ये कितने पर उबल जाता है 351.1 केल्विन पर ये क्या हो जाता है आश्रित हो जाता है, यानी क्वथनांक अवयवों के क्वथनांक से क्या हो रहा है कम हो रहा है। इसलिए इसका नाम क्या हो गया निम्न क्वथनांकी या उच्च वाष्प दाबी स्थिर क्वाथी मिश्रण हो गया। अब दूसरा मिश्रण आता है बच्चों हमारे पास उच्च क्वथनांकी मिश्रण। अब नाम से स्पष्ट है, जिसका क्वथनांक अधिक होगा। अब अधिक होगा तो किससे अधिक होगा, यानी ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक उसके अवयवों के क्वथनांक से अधिक होता है, उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं उच्च क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। जब मैंने क्वथनांक अधिक हो गया तो विलेन क्या होगा अधिक दाब पर क्या होगा वाष्पित होगा, यानी अधिक ताप की हमें क्या होगी आवश्यकता होगी, यानी इसमें क्या होगी वाष्प दाब क्या होगा कम बनेगा। इसलिए इसका नाम क्या हो गया निम्न वाष्प दाबी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, निम्न क्वथनांकी और उच्च क्वथनांकी मिश्रण हम किसे कहते हैं निम्न क्वथनांकी मिश्रण तो उसे कहते हैं ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक अपने अवयवों के क्वथनांक से क्या होता है कम होता है, उसे तो हम कहते हैं निम्न। और ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक अपने अवयवों के क्वथनांक से क्या होता है अधिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं उच्च क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं। जैसे जो नाइट्रिक अम्ल का जलीय विलेन, इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो नाइट्रिक अम्ल का जलीय विलेन। अब जो नाइट्रिक अम्ल होता है, इस नाइट्रिक अम्ल का जो क्वथनांक होता है, नाइट्रिक अम्ल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 359 होता है। कितना होता है 359 केल्विन। और हम जानते हैं जो जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है 373 केल्विन। इसका जो विलेन उबलता है, ये विलेन कितने ताप पर उबलता है 393.15 केल्विन ताप पर क्या हो जाता है वाष्पित हो जाता है उबलता है। अब मैंने क्या बताया उच्च क्वथनांकी मिश्रण किसे कहेंगे ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक उसके अवयवों के क्वथनांक से अधिक होता है। अब देखो अवयव दो है, नाइट्रिक अम्ल के जलीय विलेन में दो अवयव है, एक तो नाइट्रिक अम्ल है और दूसरा क्या है जल है। तो नाइट्रिक अम्ल का क्वथनांक कितना बताया देखो मैंने बच्चों 359 केल्विन और जल का क्वथनांक आप जानते हो 373। अब इसका जो विलेन होगा दोनों को मिला देंगे तो ये विलेन जो बनेगा, ये जो मिश्रण बनेगा, इस मिश्रण का क्वथनांक कितना आएगा 393.15 केल्विन के आसपास आएगा। कितना आएगा तो दोनों से अधिक आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसलिए इस मिश्रण को हम क्या कहेंगे उच्च क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों,
स्थिर क्वोथनांकी मिश्रण 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि स्थिर क्वोथीय मिश्रण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। तो सिंपल सी बात है, स्थिर क्वोथीय मिश्रण किसे कहते हैं, जिसका क्वोथनांक क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ऐसा मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर, जिसमें अवयवों के संगठन में परिवर्तित किए बिना वो एक निश्चित ताप पर क्या हो जाता है, आश्रित हो जाता है, उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं, स्थिर क्वोथीय मिश्रण। और स्थिर क्वोथीय मिश्रण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। नंबर पहला निम्न क्वोथनांकी और दूसरा उच्च क्वोथनांकी। नाम से स्पष्ट है, निम्न जिसका क्वोथनांक उसके अवयवों के क्वोथनांक से क्या होता है, कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, निम्न क्वोथनांकी। अगर क्वोथनांक कम है तो वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया, उच्च वाष्प दाबी भी कहलाएगा। और दूसरा क्या है, उच्च क्वोथनांकी या निम्न दाब, जिसका क्वोथनांक उसके अवयव के क्वोथनांक से अधिक होता है। जब क्वोथनांक अधिक होगा तो वाष्प दाब क्या होगा, कम बनेगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, निम्न वाष्प दाबी स्थिर क्वोथीय मिश्रण होगा। अब अगला टॉपिक हमारा आता है बच्चों, नया जो टॉपिक आ रहा है इंपोर्टेंट, वो आता है इस लेसन का लास्ट टॉपिक चलेगा, अणुसंख्यक गुण। अणुसंख्यक गुण। अब अणुसंख्यक गुण किसे कहते हैं, पहले तो मैं बता दूं, यानी विलयनों के ऐसे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर, विलय के मोलों की संख्या पर, विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। उन गुणों को हम क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुण कहते हैं। किसे कहेंगे, अणुसंख्यक गुण। विलयन के वह गुण जो विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को हम अणुओं की संख्या भी बोल सकते हैं, या कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन गुणों को हम क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुण कहते हैं। किसे कहेंगे अणुसंख्यक गुण, विलयन के वह गुण जो विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं अणुसंख्यक गुण। अणुसंख्यक जो गुण होते हैं, ये गुण क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अब जैसे मैं तुम्हें अणुसंख्यक गुणों के बारे में बताऊं, जैसे सपोज करो मैंने ले लिया 1 मोल ग्लूकोज ले लिया, 1 मोल NaCl ले लिया और 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड ले लिया। तो बच्चों देखो, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का आयनन नहीं होता। अब इन तीनों को मैंने 1 लीटर जल में घोल दिया, 1 लीटर जल के अंदर मिला दिया, तीनों को किसके अंदर मिला दिया, देखो बच्चों 1 लीटर के। तो जब ग्लूकोज को जल में घोलेंगे तो केवल ग्लूकोज ही, उसका किसी प्रकार का कोई आयनन नहीं होगा, यानी इसकी सांद्रता केवल 1 मोल ही होगी। जब हम नमक को जल में घोलेंगे तो नमक क्या होगा, Na+ और Cl- आयनों में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और जब हम कैल्शियम क्लोराइड को जल में घोलेंगे तो Ca+2 और Cl- और Cl-। अब बच्चों देखो कंडीशन, यानी यहाँ तो 1 ही मोल है, जबकि यहाँ कितने हो गए, 1 रे कितने मोल हो गए, 2 मोल, और यहाँ कितने हो गए, 3 मोल हो गए। तो आपसे पूछेगा बताओ इन तीनों में अणुसंख्यक गुण किसके ज्यादा होंगे। मैंने क्या बताया, अणुसंख्यक गुण किसे कहेंगे, जो विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करेंगे। किसमें ज्यादा मोल है, कैल्शियम क्लोराइड में है कि ग्लूकोज में है, कैल्शियम क्लोराइड में। तो अणुसंख्यक गुण किसके अधिक होंगे, कैल्शियम क्लोराइड के अधिक होंगे। तो अणुसंख्यक गुण किसे कहते हैं, विलयन के वह गुण जो विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुण कहते हैं, जो विलयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुण होते हैं, जिसमें से एक में तुम्हें पढ़ा भी दिया। देखो बच्चों कौन सा मैंने पढ़ा दिया, अणुसंख्यक गुण जो होते हैं विलयन के, वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो मैंने रावल के नेम में पढ़ाया था इसको थोड़ा। दूसरा है प्रासरण दाब, तीसरा है क्वोथनांक उन्नयन, और जो चौथा जो अणुसंख्यक गुण है, चौथा अणुसंख्यक गुण है अपने पास हेमांक अवनमन। उन्नयन का मतलब होता है बच्चों बढ़ना, और अवनमन का मतलब होता है घटना।
ये ध्यान रखना, उन्नयन का मतलब होता है हमेशा बढ़ना और अवनमन का मतलब क्या होता है, घटना। तो विलयन के अनुसंख्यक गुण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा परासरण दाब, तीसरा क्वथनांक उन्नयन और चौथा कौन सा है हमारे, हिमांक अवनमन। अब पहला अनुसंख्यक गुण आ रहा है हमारे पास वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब इसको मैं दोबारा आपको नहीं बताऊंगा, मैंने फिर हल्का सा पहले आपको इसको राउल्ट के नेम में बता दिया। मैंने बताया था आपको, जब किसी भी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो जो बनने वाला विलयन है, इस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसका भी मैंने रीजन बताया था। सपोज करो ये जल है, अब इस जल के अंदर तो केवल एक ही प्रकार के जल के कण जो आसानी से क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। अब आपने इसमें कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया तो इसके कुछ स्थानों पर अवाष्पित क्या हो जाएंगे, कण आ जाएंगे। पहले तो यहाँ 100 कण थे, अब तो 80 कण बचे ना, इनकी तो भाप नहीं बनेगी, भाप तो केवल किसकी बनेगी, जल की बनेगी। तो इसका वाष्प दाब हमेशा क्या होगा, कम होगा। मैंने आपको बताया था शुद्ध विलायक का वाष्प दाब PA0 बताया था और विलयन का वाष्प दाब क्या बताया था, PS बताया था। तो इस वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी आती है और इस कमी को क्या बोला मैंने, अवनमन बोला। कमी को क्या बोला, जिसे हमने कह दिया PA0 माइनस PS, इसको हमने बोला वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प दाब अवनमन। तो वाष्प दाब अवनमन मैंने पहले भी आपको पढ़ा दिया, जब किसी भी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वाष्प दाब में ये कमी क्या कहलाती है, वाष्प दाब अवनमन कहलाती है। अब हमारे पास क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब आपेक्षिक अवनमन भी मैंने बताया था, वाष्प दाब अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, जो हमने क्या माना है, PA0, वाष्प दाब अवनमन व शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का अनुपात क्या कहलाता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। किसे कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को बटे को हम क्या कहते हैं, अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और इस वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के आधार पर आपने एक राउल्ट का नियम भी पढ़ा था, बहुत सिंपल सा पढ़ा था। सेकंड वाला जो राउल्ट का नियम मैंने आपको बताया था कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल दिन के बराबर होता है। अब इससे हम अणुभार भी ज्ञात कर सकते हैं, जो आपको कल मैंने सवाल कराए थे। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल बिन के बराबर होता है, यानी राउल्ट के नियम के आधार पर। किसके आधार पर, राउल्ट के नियम के। PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इक्वल टू XB। ये XB हमने क्या मान ली, विलय की मोल बिन। विलय की मोल बिन क्या हो सकती है बच्चों, PA0 माइनस PS अपॉन PA0। मोल बिन आपने जानते हो, उस घटक के मोलों की संख्या व कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, यानी विलय के मोल बिन है तो विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या हमने क्या मान ली, NB मान ली, व कुल मोलों की संख्या, कुल यानी विलय प्लस विलायक के मोल, यानी Na प्लस NB। तो ये मोल बिन के बराबर होती है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अगर विलयन क्या हो, अत्यंत तनु, तो मैंने आपको बताया था तनु विलयनों के लिए, ये पहले पढ़ा चुका मैं, तनु विलयनों के लिए Na वेरी वेरी ग्रेटर देन या NB वेरी वेरी लेस देन Na हो तो हम इसको क्या मान लेते हैं, PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB अपॉन क्या बचेगा, Na, क्योंकि NB को हमने क्या मान लिया, नगण्य मान लिया। बहुत कम मात्रा में है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, नगण्य। और हम जानते हैं Na। अब मोलों की संख्या निकालने का मैंने बहुत आसान तरीका लगाया था, उसका भार बटा उसका अणुभार। तो Na बराबर यानी WA इस विलायक का भार अपॉन विलायक का अणुभार, और NB बराबर हमने इसका भार WB अपॉन MB, विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार, विलायक का भार अपॉन विलायक का। ये दोनों मान हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे। तो देखो बच्चों क्या समीकरण आए, PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इक्वल टू NB का मान बताओ, देखो WB अपॉन
एम बी, और जब नीचे का मान रखूंगा तो इसको क्या करूंगा, उल्टा करके लिख देंगे अपन। तो क्या आया, एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। तो इस सूत्र के द्वारा हम विलेय का क्या निकाल सकते हैं, मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। PA0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। PS क्या है, विलेन का वाष्प दाब। WB विलेय का भार, WA विलायक का भार। ए को हमने क्या माना, विलायक, और बी को हमने क्या मान लिया, विलेय। MA विलायक का अणुभार, मोलर द्रव्यमान, और MB विलेय का अणुभार या विलेय का मोलर द्रव्यमान। आसानी से जो मैंने कल सवाल में बताया था राउल के नियम में, इसको मैंने क्या कर दिया था, पढ़ा दिया था कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं, और वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के आधार पर हम विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना भी कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। तो कभी कभी तुम्हारे यहाँ पर भी क्वेश्चन आ जाता है, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करो। तो ये सूत्र आपको क्या करना पड़ेगा, व्युत्पन्न करना पड़ेगा, जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, वाष्प दाब का आपेक्षिक। अब हमारे दूसरा जो अणुसंख्यक गुण आता है, ये हमारे अणुसंख्यक गुण आता है परासरण दाब। क्या आता है बच्चों, परासरण दाब। अब परासरण दाब को पढ़ने से पहले हमें क्या आना चाहिए, परासरण ऑस्मोटिक प्रेशर। तो परासरण होता क्या, किसे हम परासरण, हमने बचपन में दो चीजें पढ़ी थी, विसरण और परासरण। दो चीजें पढ़ी थी, एक विसरण पढ़ी थी और एक परासरण पढ़ी थी। विसरण तो किसे कहेंगे, अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः ही गमन को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ अगरबत्ती जला तो उसकी खुशबू क्या होगी, पूरे कमरे के अंदर क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। इस क्रिया को तो हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। आगे जाओ, जैसे किसी ने इत्र की शीशी खोल दी तो पूरे कमरे में उसकी खुशबू क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होना, स्वतः ही गमन क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अब हमारा टॉपिक क्या है, परासरण। हम परासरण किसे कहेंगे, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा। परासरण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी हमारे पास, अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणुओं का, किसके अणुओं का, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। परासरण की क्रिया निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होती है, जबकि विसरण की क्रिया उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। जैसे परासरण की क्रिया में आपको बता दूं, सपोज करो हम एक यू आकार की नली ले लें। अब इस एक नली में मैंने क्या कर दिया, पानी भर दिया, और एक नली के अंदर मैंने शक्कर का जलीय विलयन भर दिया, और बीच में इसमें मैंने क्या लगा दी, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी। क्या लगा दी, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो हम क्या देखें, इसकी सांद्रता जले की ओर, यानी सांद्रता क्या है, निम्न है, और ये विलयन है, इसकी सांद्रता क्या है, उच्च है। तो हम क्या देखते हैं, जल के अणु इस अर्ध पारगम्य झिल्ली में से किधर आ जाएंगे, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर आ जाएंगे। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। किसे कहते हैं, परासरण, कि विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। जबकि विसरण की क्रिया विपरीत होगी, अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, विसरण। परासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होगी, जबकि विसरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम जानते हैं किसमें से बादाम है, दाग है, अगर हम इनको पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है, फूल जाती है। कौन सी क्रिया होगी वहां पर, परासरण की क्रिया होगी। बरसात के दिनों में खिड़की दरवाजे क्या हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, क्योंकि लकड़ी क्या हो जाती है, फूल जाती है। कौन सी क्रिया होती है, वह परासरण की क्रिया के द्वारा। अब परासरण भी दो प्रकार का होता है, छोटी बायोलॉजी में आप पढ़ते हो, अंतःपरासरण और बहिःपरासरण। अगर विलायक के अणु कोशिका के अंदर चले जाते हैं तो उसे तो हम क्या कहते हैं, अंतःपरासरण। जैसे बादाम को पानी में डाला, सुबह हम देखते हैं तो बादाम क्या होगी, फूल जाएगी, तो ये क्रिया तो क्या कहलाएगी, अंतःपरासरण। बहिःपरासरण, जिसमें कोशिका से विलायक अणु क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो अंतःपरासरण में तो कोशिका क्या होगी, फूलेगी, और बहिःपरासरण में जब बाहर निकल जाएंगे तो कोशिका क्या होगी, पिचक जाएगी। जैसे अंगूर को शक्कर के जलीय विलयन में डाल देना,
तो अंगूर क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, क्योंकि अंगूर का जो अंदर का विलेन है उसका सांद्रता क्या है, कम है, और जो बाहर शक्कर का विलेन है, चाशनी जो आपने ली, उसकी सांद्रता क्या है, अधिक है। और अंगूर की जो झिल्ली है वो किसका कार्य करेगी, अर्धपार, तो उसका अंदर का जो रस है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, बहिःपरासरण कहते हैं। तो परासरण की क्रिया दो प्रकार से होती है, या तो अंतःपरासरण या बहिः। अगर अंतःपरासरण होगी तो कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। अगर बहिःपरासरण होगी तो कोशिका क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। कल हम पढ़ेंगे परासरण दाब, इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तो मैंने आपको केवल क्या बताया कि परासरण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं परासरण, विलायक अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। और इस परासरण की क्रिया के द्वारा जो दाब उत्पन्न होता है उस दाब को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब कहते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में।